किलर सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास इन्नेट सिस्टम का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्नेट सिस्टम इन विच जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास ये जो है इन्नेट कंपोनेंट का सिस्टम जो है ये हमारे पास अगर इफ़ समहाउ एनी पैथोजन, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री ले रहा है तो उस पैथोजन की एंट्री करने के बाद हमारे पास वो पैथोजन वायरल भी हो सकता है, एंडोजिनस की बात हो रही है, वो हमारे पास ट्यूमर भी हो सकता है। एनी वायरल, एनी ट्यूमर, एनी पैथोजन विच गेट एंट्री इनसाइड टू द बॉडी, तो उसमें हमारे पास ये नेचुरल किलर सेल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या करेगा, एपोप्टोसिस करेगा। नेचुरल किलर सेल हमारे पास डायरेक्ट एपोप्टोसिस करेगा, उस वक्त एपोप्टोसिस करेगा लेकिन जब हमारे पास कौन सा सिस्टम एब्सेंट हो, जब हमारे पास MHC1 सिस्टम यानी साइटोटॉक्सिक CD8 T सेल्स हमारे पास एब्सेंट हो तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नेचुरल किलर सेल विल प्रोड्यूस एपोप्टोसिस एंड किल द सेल। ये हमारे पास क्या करेगा, किलिंग ऑफ सेल करेगा। नॉर्मल बात हो रही है कि हमारे पास कोई भी कैंसर सेल होता है, इफ़ एनी कैंसर सेल, इफ़ एनी वायरस सेल, कोई भी वायरस सेल है या कैंसर सेल है वो हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है तो उसके पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमारे पास एक एंटीबॉडी है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कोई भी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन M है, B सेल से रिलीज़ हुई हैं, वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उस पर क्या हो जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी। तो उसका जो FC पोर्शन है उसके साथ उसके FC पोर्शन के साथ उसका क्या किया, उसने बाइंड कर दिए, एंटीजन बाइंड कर दिए। उस बाइंडिंग के साथ ही हमारे पास एक रिसेप्ट एक CD क्या कहा जाता है, CD16 कंपोनेंट है। CD16 कंपोनेंट के ज़रिए से हमारे पास नेचुरल किलर सेल जो हैं वो क्या करते हैं, वो नेचुरल किलर सेल इस इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर देते हैं, इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर देते हैं। जब एंटीबॉडी के साथ नेचुरल किलर सेल बाइंड हुए तो नेचुरल किलर सेल हमारे पास बाइंड होने के बाद हमारे पास एक्टिवेट हुए, इट गॉट एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट होने के बाद ही नेचुरल किलर सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू थिंग। ये हमारे पास वही कहानी है पुरानी, परफोरीन और उसके साथ साथ हमारे पास ग्रेनजाइम। परफोरीन और ग्रेनजाइम सीक्रेट करेगा। ग्रेनजाइम में क्या होता है, ग्रेनजाइम की अगर मैं बात करूँ, इट कंटेन प्रोटीएज, इसमें हमारे पास प्रोटीएज होता है, इसमें हमारे पास कैस्पेज सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास लाइसोजाइम होते हैं। ये सारे एंजाइम्स हमारे पास ग्रेनजाइम में होंगे। परफोरीन क्या करेगा, परफोरीन पहले ही जाएगा, वो कहेगा शाबा आपके अंदर हमने डिस्ट्रक्शन करनी है तो उसके ज़रिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो पाथवे खोलेगा और होल्स क्रिएट करके और ग्रेनजाइम से फिर उस पैथोजन, उस वायरस, उस कैंसर सेल में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। याद रहे डिस्ट्रक्शन होने के साथ हमारे पास कैंसर सेल से हमारे पास डिफरेंट फैक्टर रिलीज़ होते हैं, लाइक इंटरफेरॉन एन अल्फ़ा और उसके साथ साथ इंटरफेरॉन एन गामा। ये हमारे पास इनसे रिलीज़ होते हैं और ये इनसे रिलीज़ होने के साथ ही दिस विल एक्टिवेट, ये हमारे पास क्या करते हैं, इट एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। तो मैक्रोफेजेस की वही पुरानी कहानियाँ हैं कि मैक्रोफेजेस फर्दर या तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेगा या तो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ करेगा। तो उसके मुताबिक वो या तो हमारे पास T हेल्पर 1 सेल को एक्टिवेट करेगा या हमारे पास T हेल्पर 2 सेल को एक्टिवेट करे। तो इस कहानी के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू ये फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल हमारे पास किस तरह होता है, एक्टिवेट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो कैंसर सेल हमारी बॉडी में, द कैंसर सेल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उस कैंसर सेल के ऊपर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है मीका प्रोटीन। अब ये मीका प्रोटीन जो कैंसर सेल के ऊपर मौजूद है, ये मीका प्रोटीन का फंक्शन क्या है, मीका प्रोटीन से आता क्या है। मीका प्रोटीन से मैं आपको बताता हूँ। मीका प्रोटीन M से आता है MHC1, राइट। मीका प्रोटीन M, C से आता है चेन,
ए से आता है प्रोटीन ए, चेन प्रोटीन ए, ये मिका प्रोटीन है। तो मिका प्रोटीन हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमारे पास नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करेंगे, और नेचुरल किलर सेल जो ही आपका एक्टिवेट होता है इट विल प्रोड्यूस परफोरिन और ग्रेनजाइम टू किल द सेल। द कहानी इज़, द स्टोरी इज़, यहाँ पर क्या है कि नेचुरल किलर सेल हमारे पास इनेट सिस्टम का कंपोनेंट है। अगर कोई भी पैथोजन आ रहा है, वायरल है, ट्यूमर है, तो ये उसकी एपोप्टोसिस करता है। उस वक्त करता है जब आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल काम नहीं कर रहा है, जब आपका CD8 टी सेल काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर याद रहे पैथोजन आया, इम्यून एंटीबॉडी अटैच हुए, एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर के थ्रू अटैच हुए, CD16 के थ्रू नेचुरल किलर सेल एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ। जो ही अटैच हुआ उसकी एक्टिवेशन हुई, एक्टिवेशन से परफोरिन और ग्रेनजाइम एक्टिवेट हुए, और इस परफोरिन ने होल क्रिएट किया और ग्रेनजाइम ने फिर आगे डिस्ट्रक्शन की इस प्रोसेस के थ्रू। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कैंसर सेल से हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन गैमा भी सीक्रेट होता है, और ये गैमा और अल्फा हमारे पास मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, और मैक्रोफेजेस जो ही एक्टिवेट हो गया तो इससे इंटरल्यूकिन 2 और 12 आता है, और वो T हेल्पर 1 सेल और T हेल्पर 2 सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, विच विल परफॉर्म फर्दर एपोप्टोसिस एंड किलिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो टी सेल बन रहे हैं, ये टी सेल जो मौजूद हैं, इन टी सेल की मैचुरेशन कैसे होती है, और इन टी सेल का ये आगे अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं हम। टी सेल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टी सेल हमारे पास इसकी मैचुरेशन एक ऑर्गन में होती है जिसका नाम है थाइमस। हमारे पास थाइमस में इसकी मैचुरेशन होती है। और टी सेल्स के बारे में ये भी हम बता चुके हैं कि टी सेल में हमारे पास 2 किस्म के सेल होते हैं, CD4 हेल्पर टी सेल और CD8 टॉक्सिक टी सेल। 2 किस्म के सेल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर CD4 टी सेल और CD8 टी सेल को हमने क्या करना है, बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, और उसके बाद मैचुरेशन करनी है। प्रोडक्शन तो चलो हो गई है बोन मैरो के जरिए से, मेटापोइसिस सिस्टम से एक्टिवेट हो गया। अभी आपने इसकी क्या करनी है, मैचुरेशन करनी है। मैचुरेशन कहाँ पर होगी इसकी, हमारे पास थाइमस में होगी। थाइमस की आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि थाइमस के हमारे पास 3 रीजन होते हैं। एक रीजन है उसका नाम है सब कैप्सुलर रीजन, सब कैप्सुलर रीजन। पहला रीजन हमारे पास सब कैप्सुलर रीजन है। दूसरा रीजन जो थाइमस का आता है उसका नाम है हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन। और थर्ड जो रीजन है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का जो आता है उसका नाम है मेडुला रीजन। तो 3 किस्म के हमारे पास थाइमस के हुए रीजन। कहानी सुनते जाए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब कैप्सुलर, फर्स्ट इज सब कैप्सुलर, सेकेंड इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड वन इज मेडुला। अभी थाइमस के इन रीजन में, इन जगहों पे हमारे पास टी सेल बनेगा और टी सेल की मैचुरेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टी सेल बन जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो टी सेल हमारे पास बना है दैट टी सेल इज़ डबल नेगेटिव। वो हमारे पास डबल नेगेटिव होता है। डबल नेगेटिव का मतलब क्या है? डबल नेगेटिव का मतलब ये है कि वो उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। किसके साथ? हमारे पास टी सेल के पास डबल, एक नेगेटिव भी नहीं है, डबल नेगेटिव है। तो डबल नेगेटिव कुछ मौजूद नहीं है, तो दैट सेल इज़ व्हाट? इमैच्योर सेल। इमैच्योर सेल का मतलब क्या है? उसके पास हमारे पास CD3 भी मौजूद नहीं है जो मौजूद होना चाहिए था। उसके पास हमारे पास CD4 भी मौजूद नहीं है जो होना चाहिए था। उसके पास आपका CD8 भी मौजूद नहीं है जो होना चाहिए था। जो टी सेल रिसेप्टर है वो भी मौजूद, तो हर चीज़ इसमें एब्सेंट है। CD3, CD4, CD8 हमारे पास एब्सेंट है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ डबल नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास इमैच्योर सेल है। अभी ये टी सेल हमारे पास कहाँ जाएगा? दिस टी सेल विल ग्रो टू नेक्स्ट रीजन। ये हमारे पास कॉर्टेक्स के रीजन पे जाएगा। तो कॉर्टेक्स के रीजन के पास जाने के साथ ही जो ही एंटर होगा कॉर्टेक्स के रीजन में, तो उस पे जाने के बाद इट विल बिकम डबल नेगेटिव से ये बिकम हो जाएगा टी सेल विल बिकम डबल पॉजिटिव। ये हमारे पास डबल पॉजिटिव हो जाएगा।
डबल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके ऊपर CD4 पॉजिटिव भी आ जाएगा और इसके ऊपर CD8 पॉजिटिव भी आ जाएगा, इसके ऊपर CD3 पॉजिटिव भी आ जाएगा, इस पर टी सेल रिसेप्टर पॉजिटिव भी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आई। लेकिन ये क्या हो गया है, डबल हो गया यार। ये देखिए CD4 भी है इसके पास, CD8 भी है। मैंने आपको क्या कहा, या तो CD4 होना चाहिए या तो CD8 होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल पॉजिटिव चाहिए, हमें डबल पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो अभी क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर हमें डबल पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें तो सिंगल पॉजिटिव चाहिए। तो कॉर्टेक्स के जो अपने एपिथेलियल सेल हैं, ये कॉर्टेक्स के जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, ये कॉर्टेक्स के एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, कॉर्टेक्स के एपिथेलियल सेल ये करते हैं कि अगर समहाउ ये इफ़ पॉजिटिव सेल ये जो भी डबल पॉजिटिव सेल हैं और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आइदर हमारे पास MHC के साथ, MHC1 के साथ या MHC2 के साथ। अगर ये हमारे पास ये पॉजिटिव सेल या तो MHC1 के साथ या MHC2 के साथ कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, किलिंग हो रही है, अपने ही MHC1 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसी के खिलाफ ही कर रहे हैं, तो इन सेल की क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाए, किलिंग हो जाए। अगर ये इसके खिलाफ एडवर्स रिएक्शन नहीं कर रहे, अगर MHC1 ने हमारे पास इन सेल को क्या कर दिया कि ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये बाबा जी तो मेरा बाबा जी CD4 वाला बाबा जी, ये CD8 वाला बाबा जी है, तो इसने रिकॉग्नाइज कर दिया, किलिंग नहीं हुई। अगर किलिंग हो रही तो एपोप्टोसिस ऑलरेडी हो जाएगी। अगर ये किलिंग नहीं कर रहा तो यहाँ पर इससे क्या बनेगा, यहाँ पर इससे CD8 पॉजिटिव सिलेक्शन से हमारे पास CD8 T सेल हो जाएगा। तो इस सिलेक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाए, किधर हमारे पास होगी, कॉर्टेक्स। अगर ये CD4 नहीं, अगर MHC2 ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास CD4 T सेल बनेगा। तो CD4 T सेल की पॉजिटिव सिलेक्शन, अगर इसमें दोनों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो जोन सा बना है, उस दोनों की वजह से हमारे पास उसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये तो ऐसी फजूल शैप बनी है तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव सिलेक्शन होगी। अभी क्या होना है, अभी ये होना है यहाँ पर CD4 CD8 T सेल तो बन गया है। अभी यही सेल्स आगे जाएगा मेडुला को। मेडुला में क्या होना, मेडुला में जो स्टोरी होगी, मेडुला क्या करेगा, मेडुला में हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बात करो तो लाइक डेंड्राइटिक सेल, ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये डेंड्राइटिक सेल हमारे पास एक परफॉर्म करते हैं एक एक्शन को, उसका नाम है नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये नेगेटिव सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि ये एक एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और वो एंटीजन किसको देते हैं, या तो CD8 T सेल को या तो CD4 T सेल को। जो ही एंटीजन देते हैं, अगर उस एंटीजन की हमारे पास क्या हो रहा है, उसी एंटीजन जो सेल्फ एंटीजन है तो उसकी वजह से इंटरेक्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, वो अपने ही एंटीजन को मार रहा है। तो यहाँ पर थ्रू नेगेटिव सिलेक्शन क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, एपोप्टोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पर किलिंग ऑफ सेल हो जाती है। सही है, यहाँ पर नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू वो जो सेल बना है CD8, ओ ये तो CD8 अपने ही के एंटीजन को मार रहा है, अपने डेंड्राइटिक सेल को ही मार रहा है, तो उसकी वजह से ओन एंटीजन की मारने की वजह से तो उसकी किलिंग कर दी जाती है और उसे ख़त्म कर दिया। अदरवाइज अगर इफ़ नॉट किल्ड, तो उसकी वजह से अगर हमारे पास किलिंग नहीं हो रही है, वो अगर नहीं मार रहा है, नॉट किल्ड, तो वो CD4 T सेल है या CD8 T सेल है, दिट विल बी केप्ट अलाइव, और वो ज़िंदा रहेगा और वो फिर आगे जाके हमारे पास क्या बना देगा, CD8 T सेल, जिसमें क्या होता है, वो हमारे पास या तो CD8 T सेल बनाएगा या CD8 T सेल में हमारे पास क्या होता है, CD8 T सेल में CD8 पॉजिटिव होता है, इसमें हमारे पास CD3 पॉजिटिव होता है और इसमें हमारे पास CD4 नेगेटिव होता है, CD8 T सेल नंबर 2। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर वो हमारे पास CD4 T सेल बना रहा है तो CD4 T सेल में आपको वही कहा, यहाँ पर CD8 पॉजिटिव है,
तो आपका यहाँ पर CD4 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर CD3 पॉजिटिव, यहाँ पर वही कहानी है CD3 पॉजिटिव और CD8 व्हाट नेगेटिव होगा और टी सेल रिसेप्टर अपने अपने मौजूद होते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू सुप्रा कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुला में पहुंचते हुए आपका टी सेल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और टी सेल बन जाता है। फिर कहानी सुने, टी सेल हमारे पास, मैं बता चुका था कि टी सेल हमारे पास थाइमस में मैच्योर होता है। थाइमस में हमारे पास 3 रीजन है, सब कैप्सुलर, कॉर्टेक्स और मेडुला। हमारे पास 2 किस्म के सेल हैं, CD4 और CD8 टी सेल। अभी CD4 टी सेल और CD8 टी सेल बना है तो वो डबल नेगेटिव चार्ज के साथ होता है और उसके साथ ना कोई नेगेटिव CD8 नहीं होता है, CD4 नहीं होता है, CD8 नहीं होता है, टी सेल रिसेप्टर नहीं होते हैं। जो ही कॉर्टेक्स में आता है तो वो डबल पॉजिटिव हो जाता है, सब कुछ इस पर आ जाते हैं। जो ही आ जाते हैं तो हमें तो सब कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे पास MHC भी, अगर MHC1 अगर अटैच हो रहा है तो वो CD8 बनेगा, अगर MHC2 अटैच हो रहा है तो CD4 बनेगा। तो उससे हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाती है कि कौन कौन सा सेल है। अभी हमारे पास वो क्या करना है, अभी हमारे पास उस सिलेक्शन के थ्रू ये एक्सेस जो डबल पॉजिटिव चार्ज है ख़त्म करना है, हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेना है। उसके बाद फिर मेडुला में आता है। मेडुला क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से प्रोवाइड करता है, वो नेगेटिव सिलेक्शन करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अगर अगेंस्ट, अपने ही सेल अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसे रिमूव कर देता है कि ये खुदकश है, इसे हटा दो। अगर वो सर्वाइव कर रहा है, लाइव कर रहा है, तो वो या तो CD8 बन जाएगा या तो CD4 रहेगा। तो उसमें सिंपल CD4 और CD8 थ्रू नेगेटिव सिलेक्शन इन द मेडुला वो विल अलाउड और विल रिमेन एज सच और फिर आगे फंक्शन अदा करेंगे। अभी CD8 टी सेल तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिंपल साइटोटॉक्सिक टी सेल है। जबकि CD4 टी सेल की मैं अगर बात करूँ तो ये सिंपल हम इसे कह सकते हैं हेल्पर टी सेल। CD8 टी सेल की तो फर्दर फंक्शन टाइप्स नहीं है, CD4 टी सेल की फर्दर टाइप्स हैं। वो हम देखते हैं कि T हेल्पर 1 सेल कौन सा है, T हेल्पर 2 सेल कौन सा है, T हेल्पर 17 सेल कौन सा है और T हेल्पर रेगुलेटरी सेल कौन सा है। ये सारे हम देखते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या क्या चेंजेस है। देखिए ये मेडुला में हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू हमारे पास क्या हो रही है, मेडुला में हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, इट इज़ regulated by one gene which is called AIRE genes। AIRE genes को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून, इट इज़ ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन इसे कहा जाता है। AIRE को हम कहते हैं। तो ये इस AIRG की वजह से रेगुलेट होता है। अगर ये AIR जीन नहीं है, अगर AIR जीन की डिफिशियंसी हो तब क्या होगा आप बताएं। जो ही डिफिशियंसी होगी तो नेगेटिव सिलेक्शन नहीं होगी, नेगेटिव सिलेक्शन नहीं होगी तो वो अपने डिस्ट्रक्टिव हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे। तो इससे कंडीशन आएगी, उसका नाम है ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम। नाम से जाहिर है कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, नेगेटिव सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो पॉली मीन्स मैनी, एंडोक्राइन मीन्स डिफरेंट ग्लैंड इन्वॉल्व होंगे सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ऑटो इम्यून है, इसमें आपके पास म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन होगा, कैंडिडियासिस आ जाएगी। नंबर 2, दूसरे की मैं बात करूं तो इसमें आपके साथ पैराथायराइड इफेक्ट होंगे जिसका नाम है पैराथायराइडिज्म इसमें हो जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंडीशन डेवलप होगी जिसका नाम है एड्रीनल इनसफिशिएंसी। तो एड्रीनल की इनसफिशिएंसी। नंबर 4 की मैं अगर बात करूं तो उसका नाम है रिकरेंट कैंडिडियल इन्फेक्शन। क्योंकि ऑटो इम्यून है तो कैंडिडियल इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास जल्दी विल ग्रो हो जाएंगे। ऑटो इम्यून पॉलीएंडोक्राइनोपैथी, म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन, हाइपोपैराथायराइडिज्म, एड्रीनल इनसफिशिएंसी और रिकरेंट कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि मेडुला में अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसे हम सिंपल याद कर सकते हैं, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस है, हाइपोपैराथायराइडिज्म है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी है और इसके साथ रिकरेंट इसे हम चर से याद कर सकते हैं। तो आप सी से क्यूटेनियस,
एच से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ए से एड्रीनल और आर से रिकरेंट हमारे पास कैंडिडियल इन्फेक्शन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट थायमस, दिस इज़ ऑल अबाउट टी सेल मैच्योरेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट जीन, जिसकी वजह से हमारे पास कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CD4 हेल्पर टी सेल क्या है और टी सेल का बेसिकली ईच टी सेल जो है CD4 के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।